प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हेतु संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि का अध्ययन करने से पूर्व हमें संधि के बारे में जान लेना आवश्यक है। अतः हम संक्षेप में संधि के बारे में जानेंगे। आइए संधि के बारे में संक्षेप में जानें। संधि शब्द का अर्थ है मेल, योग या जोड़। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल, योग या जोड़। यदि हम संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि की परिभाषा इस प्रकार होगी: दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो जब भी दो जो सबसे समीप वर्ण होंगे, सबसे निकट वर्ण होंगे, उनके मेल से परिवर्तन होगा तो उसे हम संधि कहेंगे। आइए अब संधि के भेदों के बारे में बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि। जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो जहाँ पर भी दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, तो वहाँ पर हम उसे स्वर संधि कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा भेद है व्यंजन संधि। जब स्वर और व्यंजन के मेल से परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो एक जगह स्वर और एक जगह व्यंजन, यदि यह दोनों वर्ण मिलेंगे और परिवर्तन होगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होगा तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो जहाँ पर भी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा और परिवर्तन होगा, वहाँ पर हम कहेंगे विसर्ग संधि। चूंकि कक्षा 12वीं के हिंदी विषय में केवल विसर्ग संधि ही पूछी जाती है, सिलेबस में विसर्ग संधि ही है, इसलिए हम आज विसर्ग संधि का ही अध्ययन करेंगे। आइए कक्षा में बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम है, यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो और उत्तर पद के आदि में क, ख, ट, ठ, श हो तो विसर्ग को श हो जाता है, और यदि उत्तर पद के आदि में च, छ, श हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, और यदि उत्तर पद के आदि में त, थ, स हो तो विसर्ग को स हो जाता है। सबसे पहले पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में जान लेते हैं। पूर्व पद कहते हैं पहले वाले शब्द को पहला पद या पहला शब्द, और उत्तर पद कहते हैं बाद वाले शब्द को या बाद वाला पद। यदि हम उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं विद्यालयः, तो विद्यालय पद संधि युक्त पद है, अर्थात इसमें संधि हुई है। यदि हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास दो शब्द प्राप्त होते हैं। एक तो है विद्या प्लस आलयः। तो यहाँ पर जो विद्या शब्द है यह पूर्व पद कहलाया जाएगा। पूर्व पद मीन्स पहला पद, और जो आलय शब्द है यह हमारा उत्तर पद कहलाया जाएगा। उत्तर पद मीन्स बाद वाला पद। विद्यालय शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। चूंकि हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो हम एक उदाहरण विसर्ग संधि का भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है निश्चयः। यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होता है निधन चयः। तो यहाँ पर जो पहला पद है, पूर्व पद है, वह है नी। तो नी के बाद यहाँ पर विसर्ग है, और जो उत्तर पद है वह है चयः। तो यहाँ पर जो पूर्व पद है उसका अंत है विसर्ग, और जबकि जो उत्तर पद है उसका आदि है च। च में चूंकि अ भी है तो हम कह सकते हैं हलंत च और अ। तो इस प्रकार से पूर्व पद और उत्तर पद देखा जाता है। तो अब नियम पर आते हैं। नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, श हो तो विसर्ग को श हो जाता है, और यदि विसर्ग के बाद च, छ, श हो तो विसर्ग को श हो जाता है। इसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद त, थ, स हो तो विसर्ग को स हो जाता है। आइए उदाहरण देखें। तो आपको उदाहरण में पहला शब्द दिखाई दे रहा है निष्कंटकः। तो इसका हमने संधि विच्छेद किया और संधि विच्छेद हुआ निः धन कंटकः। अब चूंकि जो पूर्व पद है नी
जो पूर्व पद है इसमें विसर्ग है और विसर्ग के बाद क वर्ण आया है, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा, नियम के अनुसार श हो जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग को श हो गया और पद बना निष्कंटकः। दूसरा उदाहरण है धूर्तः प्लस ठगति। यह संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूर्व पद में विसर्ग है, पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, जबकि उत्तर पद की आदि में ठ वर्ण है। तो नियम के अनुसार विसर्ग का श हो जाएगा। तो जब संधि होगी पूरा पद बनेगा तो बनेगा धूर्तश् ठगति। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है पशु प्लस चलति। यहाँ पर पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, जबकि उत्तर पद में च है। उत्तर पद की आदि में शुरुआत में आरंभ में च है। तो नियम के अनुसार विसर्ग का श हो जाएगा और शब्द बनेगा, अर्थात संधि युक्त पद बनेगा पशुश्चलति। अगला उदाहरण है तपश्चर्या। यदि हम इस शब्द का विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो हमें प्राप्त होता है तपः प्लस चर्या। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, जबकि उत्तर पद की आदि में च है। तो नियम के अनुसार विसर्ग का श हो जाएगा और जब पूर्ण पद बनेगा तो वह है तपश्चर्या। उदाहरण है कश्चित। कश्चित शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होता है कह प्लस चित। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं विसर्ग के बाद च है, इसलिए यहाँ पर श हो जाता है और पूर्ण पद बनता है, संधि युक्त पद बनता है कश्चित। अगले उदाहरणों में हरि प्लस तिष्ठति। यहाँ पर विसर्ग का स हो जाता है क्योंकि बाद में त वर्ण है। तो नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद त थ स हो तो विसर्ग को स हो जाता है, तो पूर्ण पद बनेगा हरिस तिष्ठति। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है यशः प्लस तनोति। तो यहाँ पर भी विसर्ग का स हो जाएगा क्योंकि बाद में त वर्ण है, तो यहाँ पर पूर्ण पद बनेगा यशस्तनोति। इसी प्रकार से अगला शब्द है नमस्ते। यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होता है नमः प्लस ते। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद त वर्ण है, इसलिए नियम के अनुसार विसर्ग का स हो जाएगा और पूर्ण पद बनेगा, संधि युक्त पद बनेगा नमस्ते। अगला उदाहरण है रामः प्लस तत्र। चूंकि यहाँ पर भी विसर्ग के बाद त वर्ण है तो विसर्ग को स हो जाएगा और पूर्ण पद बनेगा रामस्तत्र। ध्यान दीजिए 2023 में इसी नियम से एक शब्द पूछा गया था और वह है रामश्येते। रामश्येते, इसका विग्रह होगा रामः प्लस शेते। तो यहाँ पर विसर्ग का श हो जाएगा क्योंकि बाद में श वर्ण है। इसी प्रकार 2022 में और 2019 में इसी नियम से शब्द पूछा गया है और वह है तपश्चर्या। 2019 से ही एक और शब्द पूछा गया था, वह है नमस्ते। तो यहाँ पर दोनों ही शब्दों का संधि विच्छेद किया हुआ है, जबकि रामश्येते का संधि विच्छेद आपको बता दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो और उत्तर पद के आदि में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह या कोई स्वर हो तो विसर्ग को र हो जाएगा, हलंत र हो जाएगा। एक बार पुनः देखेंगे। यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उत्तर पद के आदि में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह हो या फिर कोई स्वर हो तो विसर्ग को र हो जाता है, हलंत र हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो इस प्रकार हैं ग, घ, ङ, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। ये वर्ण हो या य, र, ल, व, ह ये वर्ण हो या फिर कोई भी स्वर हो तो वहां पर विसर्ग को र हो जाता है। तो आइए इनके उदाहरण देखेंगे। तो हमारे पास उदाहरण है हरिरागच्छति। यह शब्द है। यदि हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है हरि ही प्लस आगच्छति। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पूर्व पद है उसके अंत में विसर्ग है और विसर्ग से पहले ई स्वर है। तो नियम के अनुसार अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो यहाँ पर ई स्वर है और
उत्तर पद के आदि में, दूसरे शब्द के आदि में आ स्वर है, चूंकि यहाँ पर लिखा है कि कोई भी स्वर हो तो विसर्ग को र हो जाता है, तो यहाँ पर आ है तो विसर्ग को यहाँ पर हलंत र हो जाएगा। तो जब यहाँ पर विसर्ग को हलंत र हो जाएगा, चूंकि आगे आ है, आ स्वर है, तो हलंत र आ में मिल जाएगा और शब्द बनेगा हरिरागच्छति। एक बार इसको करके देखते हैं। देखिए, हरि ही प्लस आगच्छति, यह संधि विच्छेद है, तो विसर्ग को यहाँ पर हलंत र हो जाता है। इसके बाद की जो कंडीशन बनती है वह बनती है हरिर प्लस आगच्छति, तो ये जो आ है यह र में मिल जाएगा, यहाँ पर रा हो जाएगा और पद बनेगा हरिरागच्छति। अगला उदाहरण है कवि ही प्लस गच्छति, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं विसर्ग है और विसर्ग से पूर्व में ई स्वर है, विसर्ग से पहले ई स्वर है और उसके पश्चात ग वर्ण है, ग जो कि क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण ग होगा, तो चूंकि यहाँ पर तीसरा वर्ण है क वर्ग का, इसलिए विसर्ग को यहाँ पर र हो जाएगा, हलंत र हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति बनेगी कविर र हलंत है और अगला पद है गच्छति, तो यहाँ पर र हलंत है तो यह ग के ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा कविर गच्छति। ध्यान रखिए, यहाँ पर र ऊपर इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर आगे स्वर नहीं है, व्यंजन है। अगला उदाहरण है गुरोह प्लस आदेशः, तो यहाँ पर भी विसर्ग से पहले ओ स्वर है और बाद में आ स्वर है, तो यहाँ पर विसर्ग को हलंत र हो जाएगा और चूंकि आगे आ है तो आ इस हलंत र में मिल जाएगा और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा रा, तो गुरोरादेशः यह पूर्ण पद बनेगा। तो संधि युक्त पद है गुरोरादेशः, जबकि संधि विच्छेद है गुरोह प्लस आदेशः। अगला उदाहरण है आशीर्वादः, आशीर्वादः का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होता है आशीः प्लस वादः, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे विसर्ग से पहले दीर्घ ई है और बाद में व वर्ण है, तो नियम के अनुसार यदि बाद में य र ल व हो तो विसर्ग को हलंत र हो जाता है, इसलिए विसर्ग को र हो जाता है और पूर्ण पद बनेगा आशीर्वादः। अगले उदाहरणों में दुह प्लस उपयोगः, यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व पद के अंत में विसर्ग है और उससे पहले ऊ स्वर है, जबकि उत्तर पद में आदि में ऊ स्वर है, तो यहाँ पर विसर्ग का र हो जाएगा, हलंत र हो जाएगा और संधि युक्त पद बनेगा, पूर्ण शब्द बनेगा दुरुपयोगः। अगला उदाहरण है निहि प्लस धारणम, तो यहाँ पर भी पूर्व पद के अंत में विसर्ग है और उससे पूर्व ह्रस्व ईश्वर है, जबकि बाद में अर्थात उत्तर पद की आदि में ध है जो कि त वर्ग का वर्ण है, चौथा वर्ण है, त वर्ग का चौथा वर्ण है ध, तो यहाँ पर विसर्ग का र हो जाएगा, हलंत र हो जाएगा और पूर्ण शब्द बनेगा, संधि युक्त पद बनेगा निर्धारणम। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है निहि प्लस बलह, यहाँ पर भी विसर्ग का र हो जाएगा और शब्द बनेगा निर्बलह। अगला शब्द है बहिर्मुखम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होता है बहि प्लस मुखम, यहाँ पर आप देखेंगे विसर्ग से पहले ह्रस्व ई है और जबकि उत्तर पद में म वर्ण है जो कि प वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो यहाँ पर भी विसर्ग का हलंत र हो जाएगा, तो पूर्ण पद बनेगा बहिर्मुखम। ध्यान दीजिएगा 2023 में इसी नियम से एक उदाहरण पूछा गया था और वह है कवि ही आगतः, तो यह संधि विच्छेद आया था और इसका संधि करने के लिए कहा गया था, तो इसमें संधि इसी नियम से होगी। तो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले ह्रस्व ई है और बाद में आस्वर है, तो यहाँ पर विसर्ग का र हो जाएगा, तो कवि ही प्लस आगतः, इसमें जो संधि होकर पद बनेगा, शब्द बनेगा, वह बनेगा कवि रागतः, कवि रागतः, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसी प्रकार 2022 में एक शब्द पूछा गया था और वह है निहि प्लस धनम, निहि प्लस धनम, तो इस संधि विच्छेद का भी इसी नियम के तहत संधि होगा। तो चूंकि यहाँ पर विसर्ग से पहले ई स्वर है और बाद में ध है, ध वर्ण है, तो यहाँ पर विसर्ग का र हो जाएगा, तो निहि प्लस धनम, इसका संधि होगा निर्धनम, निर्धनम। तो ये दो शब्द पूछे गए थे, एक 2022 में और एक 2023 में। आगे बढ़ेंगे।
विसर्ग संधि का तीसरा नियम है, यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग से पहले अस्वर हो और उत्तर पद के आदि में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, ह या अस्वर हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। तो हम यहाँ पर वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के बारे में जानते ही हैं। एक बार पुनः देखेंगे। क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है ग, घ, ङ। च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है ज, झ, य। इसी प्रकार ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। यदि ये वर्ण हो या य, र, ल, ह हो या अस्वर हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। आइए उदाहरण देखें। हमारे पास पहला उदाहरण है मनोरथः। यदि हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है मनः प्लस रथः। चूंकि यहाँ पर विसर्ग से पहले अस्वर है और बाद में र वर्ण है तो यहाँ पर विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग को यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो जो पूर्ण पद बनेगा, संधि युक्त पद बनेगा, वह बनेगा मनोरथः। दूसरा उदाहरण है मनः प्लस अनुकूलम। तो यहाँ पर भी विसर्ग से पहले अस्वर है और उत्तर पद की आदि में भी अस्वर है तो नियम के अनुसार विसर्ग को ओ हो जाएगा। तो शब्द बनेगा मनोनुकूलम, मनोनुकूलम। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है अधोगति ही। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद करने पर हमें प्राप्त होता है अधः प्लस गति ही। यहाँ पर भी विसर्ग से पहले अस्वर है और बाद में ग स्वर है जो कि क वर्ग का तीसरा वर्ण है तो नियम के अनुसार विसर्ग को ओ हो जाएगा। तो संधि युक्त पद बनेगा अधोगति ही। इसी प्रकार से तपोभूमि ही, इस शब्द का संधि विच्छेद होगा तपह प्लस भूमि ही। यहाँ पर भी विसर्ग से पहले अस्वर है और बाद में भ वर्ण है जो कि प वर्ग का चौथा वर्ण है तो यहाँ पर नियम के अनुसार विसर्ग का ओ हो जाएगा। शब्द बनेगा तपोभूमि ही। अगले उदाहरण है पयोधनः। इस शब्द का संधि विच्छेद है पयः प्लस धनः। इसी प्रकार से मनोहरः, इस शब्द का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस हरः। और अगला शब्द है वयोवृद्धः। इस शब्द का संधि विच्छेद है वयः प्लस वृद्धः। तो इन सारे शब्दों में यही नियम काम करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इस नियम से एक शब्द पूछा गया था, वह है मनोरथः, जो कि 2023 में पूछा गया था। तो मनः रथः संधि विच्छेद आया था और इसको हमने संधि युक्त पद बनाना था और वह है मनोरथः। आगे बढ़ेंगे। विसर्ग संधि का चौथा नियम है, यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग से पहले अस्वर हो और उत्तर पद के आदि में भी अस्वर हो तो विसर्ग को ओ होकर बाद वाले अस्वर का पूर्व रूप हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है कह प्लस अपि। तो यहाँ पर जो पूर्व पद है कह, विसर्ग से पहले अस्वर है, जबकि जो बाद वाला पद है उत्तर पद है, इसके आरंभ में भी अस्वर है तो यहाँ पर विसर्ग को ओ हो जाएगा और बाद वाले अ को पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप दिखाने के लिए हम अ को एस के आकार का बनाते हैं। तो विसर्ग को ओ होकर और अ को पूर्व रूप होने पर जो शब्द बनेगा, जो संधि युक्त पद बनेगा, वह बनेगा कोपी। इसे पढ़ेंगे कोपी। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है मूर्खः प्लस अपि। यहाँ पर भी विसर्ग से पहले अस्वर है, बाद में भी अस्वर है तो विसर्ग को ओ हो जाएगा और बाद वाले अ को पूर्व रूप हो जाएगा तो संधि युक्त पद बनेगा मूर्खोपी, मूर्खोपी। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है बालः प्लस अपि। यहाँ पर भी विसर्ग को ओ हो जाएगा और बाद वाले अ को पूर्व रूप हो जाएगा और शब्द बनेगा बालोपी। इसी प्रकार रामः प्लस अस्ति, इसका संधि युक्त पद बनेगा रामोस्ति। इसी प्रकार रामः प्लस अवदत्, इसका संधि युक्त पद बनेगा रामोवदत्। तो बच्चों, इस प्रकार हमने परीक्षा की दृष्टि से विसर्ग संधि का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद होगी। अगली कक्षा में हम समास के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।